नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के सभी छात्रों को जो लगातार हमारे साथ मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ऐसे छात्र जो पहली बार देख रहे हैं और आप हमारे मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और आप जानते होंगे जो छात्र पहले से जुड़े हैं, लगातार 8 प्रश्नों का हमने उत्तर लेखन किया है और 1 सप्ताह पूर्व ये मुहिम प्रारंभ की गई थी और बहुत ही तेज़ी से आप सब इस मुहिम में बढ़ रहे हैं आगे, लगातार सबका सहयोग मिल रहा है। तो जो छात्र पहली बार देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही बेहतर हुई थी, जो पेपर कैंसिल हुआ है, यदि वहाँ बेहतर हुई थी तो आगे भी बेहतर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अब मुख्य परीक्षा को लेकर भी गंभीर हो जाएं, क्योंकि मुख्य परीक्षा आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी महत्वपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा है उतनी ही महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा है। दोनों का अपना अपना अलग आप कह सकते हो कि महत्व है। बिना प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किए आप मुख्य परीक्षा नहीं दे सकते हो और बिना मुख्य परीक्षा क्वालिफाई किए आपके आगे तक का जो सफ़र है वो तय नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में लगातार उत्तर लेखन हो रहा था और बहुत सारे लोग कमेंट आते थे। लाइव सेशन में भी कमेंट देखने को मिलता था, करंट अफेयर का सेशन चलता था, वहाँ भी कमेंट देखने को मिलता था कि सर जो उत्तर लेखन कराया जा रहा है क्या ये हमारे पाठ्यक्रम में है, क्या ये हमारे पाठ्यक्रम में है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो सबसे पहली ज़रूरी बात है, आज की जो ये विशेष कक्षा है इसमें हम ये नहीं बात करने वाले हैं, किसी प्रश्न का डिस्कशन नहीं करने वाले हैं मुख्य परीक्षा के। आज की जो हमारी चर्चा है विशेष रूप से संबंधित है कि जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास हर हालात में होनी चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रट जानी चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप उत्तर लेखन करते हो तो आपके सामने हमेशा वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा को लेकर कुछ चीज़ें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप जानते हो, एक जो पहला वीडियो था उत्तर लेखन का उसमें डिटेल में बताया गया था और बताया भी था मैंने कि जो आपकी मुख्य परीक्षा है, बिहार राज्य विशेष की जो मुख्य परीक्षा है अन्य राज्यों से बहुत ही अलग है और आप कह लीजिए कि बहुत ही आसान है। इतना आसान किसी भी राज्य की मुख्य परीक्षा नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोई भी ऐसा जो हिंदी भाषी राज्य है जहाँ पर पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं और मुख्य परीक्षा का आप पाठ्यक्रम देखोगे तो इतना आसान, इतना सरल भाषा से डिस्क्राइब किया हुआ आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि बिहार राज्य की जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे अस्पष्ट हैं, वहीं से प्रश्न बनता है। मान लीजिए कि यदि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर आप यहाँ पे पहुँचते हैं और जीएस पेपर 1 को देखते हैं आप, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ सिलेक्टेड 25 से 30 या अधिकतम 40 टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कि वहाँ से लगातार एक बार दूसरा पूछा गया तो एक बार दूसरा पूछा जाना, मतलब एकदम जो प्रश्न है ना वो सेट हैं। और इसी के कारण आप देखते होंगे कि बिहार राज्य विशेष की जो मुख्य परीक्षा होती है वो प्रारंभिक परीक्षा से ज़्यादा लड़ाई यहाँ हो जाती है। क्यों? क्योंकि पुस्तकें सभी एक ही 2 पुस्तक हैं, सभी पढ़ते हैं, सभी विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करते हैं, सभी की भाषा सेम होती है। एग्जामिनर जब पढ़ता है तो 1 से लेकर 1000 कापियाँ उसको चेक करनी हो तो 1000 कापियों की उसकी भाषा एक जैसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम और आप लगातार क्या करते हो, रटने का प्रयास करते हो चीज़ों को। आप क्या करते हो, विगत वर्षों के प्रश्नों को जब आपने देख लिया कि रिपीट हो रहे हैं, आप रटना शुरू कर देते हो, एक एक वर्ड रटना शुरू कर देते हो, तो उससे आपका नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर वही पढ़ते पढ़ते थक चुका है और एक जनरल मार्किंग करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन यदि आपका उत्तर थोड़ा सा भी अलग देखने को मिलता है, कुछ चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपने अपने उत्तर को थोड़ा सा और बेहतर किया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, किताबी जो शब्द हैं उनको आप एक साइड में रखकर अपने आप कह सकते हो जो आप लिखते हो उत्तर लेखन, जो आपसे शब्द आते हैं, जो कलम के माध्यम से आपकी पंक्तियों के रूप में कॉपी पर उतरते हैं, जब आप अपना स्वयं लिखते हो तो वहाँ पे आपका फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि किताब की वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, नोट्स की वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। आप अपना एक हर मुद्दे पर अपना एक व्यू बनाएं, हर स्टोरी पर, कोई भी आप इतिहास पढ़ते हो, आप भूगोल पढ़ते हो, आपकी अपनी वर्डिंग होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। और सबसे पहली बात कि ऐसे छात्र जो अभी उनको यही नहीं पता है, मुख्य परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता है कि जो भूकंप मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में बता रहा हूँ, पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के बारे में बता रहा हूँ, मैं प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बता रहा हूँ, मेंटल प्लूम के बारे में बता रहा हूँ, तो उनको पता ही नहीं कि ये पाठ्यक्रम में है या नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या है क्या नहीं है। मुख्य परीक्षा जो भी क्वालिफाई किया होगा
या मुख्य परीक्षा में जो भी छात्र बैठा होगा, ठीक है, और यदि क्वालिफाई किया होगा तो निश्चित रूप से आप उससे पूछेंगे, आपके पाठ्यक्रम का एक एक वर्ड जो है ना वो रटा होगा उसको, अब उसको पता होगा कि किस पेपर में कितने टॉपिक हैं और क्या क्रम उनका है, सब कुछ वो बता देगा। तो सबसे अहम चीज़ है, यही चीज़ें प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी होती हैं कि जब आप तैयारी करने बैठते हो तो सबसे ज़रूरी, सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की समझ आपको नहीं है, आप कोई भी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले विषय वस्तु की जो है समझ है वो हमें अच्छी से होनी चाहिए, फिर हम पुस्तकों पे जाएं, एनसीईआरटी पे जाएं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को आप समझिए, विगत वर्षों को देखिए तो प्रश्न की मांग समझ में आएगी कि किस तरह से आयोग प्रश्न पूछ रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों आपके पास होनी चाहिए। आप में से प्रत्येक छात्र जो भी अब आगे से, अभी तक एक हफ्ता आपने कर लिया, काम चला लिया, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप आगे से हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो 3 शर्तें हैं, और इन 3 शर्तों पर यदि आप आगे बढ़ोगे तभी आप आगे जुड़े रह सकते हो, अन्यथा आप अपने जिम्मेदार स्वयं होंगे। ठीक है, अब क्या 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 3 चीज़ें सबके पास होनी चाहिए, प्रत्येक छात्र के पास ये होनी चाहिए। यदि आप में से किसी के पास ये नहीं है, इनमें से कहीं भी कमी दिख रही है तो निश्चित रूप से आप लापरवाह हैं। आपकी मुख्य परीक्षा, आप कह सकते हो कि मुख्य परीक्षा को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हो। क्या 3 चीज़ें हैं? सबसे पहला जो है वह है आपका, जो मैंने आपको बताया है, कई बार मैंने आपको बताया है इस संदर्भ में, फिर से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण, ये प्रारंभिक परीक्षा में भी लागू होती हैं थोड़े बदलाव के साथ। तो सबसे पहले क्या आपके पास होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम बोले तो सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जिनके पास नहीं है मैं आज उपलब्ध करा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं सर्च कर पा रहे हो, आपके पास नहीं है, मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। उसको फ़ोटोकॉपी कराइए, जीरोक्स कराइए और अपने एसटीडी टेबल पर साथ रखिए। या तो सामने वाल है यदि तो उस पर चिपका दीजिए, या तो साथ रखिए। जब भी आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन करते हैं उसको साथ रखें अपने टेबल पर। ठीक है, दूसरा क्या है? पाठ्यक्रम के साथ दूसरा, क्योंकि आप उत्तर लेखन कर रहे हैं तो उत्तर लेखन का फॉर्मेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कि जो अभी तक आप लाइनिंग वाले कॉपियों पे बहुत सारे लोग उत्तर लिखकर भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग A4 साइज पर भेज रहे हैं, तो उत्तर लेखन की एक मानक जो उत्तर पुस्तिका होती है वो मैंने आपको शेयर किया है, वो आप जीरोक्स करा सकते हो। यदि आप जीरोक्स भी नहीं करा सकते, आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो जो आप A4 साइज का पेज लेते हो, यहाँ पे लाइनिंग करिए सबसे पहले टॉप और बॉटम में, फिर साइड में लाइनिंग करिए, और इस तरह से ये जो स्पेस बचता है इस पे उत्तर लेखन करने का प्रयास करें। तो जैसे मानक उत्तर पुस्तिका होती है उसी तरह से A4 साइज के पेज को आप डिज़ाइन कर लीजिए। ठीक है, यदि आप नहीं खरीद सकते हैं तो। तीसरा क्या है? पाठ्यक्रम हो गया और ये आपका फॉर्मेट हो गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है उनमें यदि हम बात करें, पाठ्यक्रम के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है मुख्य परीक्षा को लेकर विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं, विगत वर्षों के प्रश्न। और मैं यहाँ पे आपको एक राय दूंगा, यदि आप माने तो, लेकिन मुझे पता है आप मानेंगे नहीं, हो सकता है कुछ लोग गंभीर हों, मानेंगे। अब आप ये जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग मत लगाइएगा, दिमाग मत चलाइएगा, दूसरे की नकल भी मत करिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब विगत वर्षों के प्रश्न में आपको सॉल्व पेपर और अनसॉल्व दोनों मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आपको अनसॉल्व लेना है, सॉल्व नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप सॉल्व पेपर ले लेते हो तो आपकी आदत हो जाती है ख़राब, और अभी आप उत्तर लेखन के प्रारंभिक चरण में हो तो ज़रूरी है कि आप अनसॉल्व लीजिए, सॉल्व पर मत जाइए। क्योंकि सॉल्व पे यदि आप जाओगे, आप विगत वर्षों के प्रश्न में हल कराऊंगा, प्रश्न आपको इस सॉल्व में भी मिल जाएंगे, तो आप क्या करोगे कि पूरा का पूरा पुस्तक छाप दोगे। आपकी आदत बन जाएगी कि हमें जाके पहले देख लेना है कि क्या वहाँ पे लिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप अनसॉल्व का प्रयास करिए। ठीक है, अपने जो दिमाग है ना, आप इस पे नियंत्रण करिए और इसको बताइए कि अनसॉल्व से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले जो आपको होना चाहिए विगत वर्षों के प्रश्नों में, प्राथमिकता यही होनी चाहिए, अनसॉल्व पेपर। अब आप बोलोगे कि सर अनसॉल्व तो मार्केट में है ही नहीं, सॉल्व ही हर जगह बिक रहा है, तो उसके लिए भी विकल्प है क्या? मैं आपको पिछले 10 वर्षों के पेपर में खुद उपलब्ध करा दूंगा। और बताएं, जिनको ना मिल रहा हो उनके लिए बता रहा हूँ। 10 वर्षों के पेपर में लगातार आप गूगल सर्च करोगे वहाँ भी मिल जाएगा।
विभिन्न वेबसाइटों पे दिया हुआ है। पिछले 10 वर्षों के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र आप देख लीजिए, ले लीजिए, और 10 वर्षों तक जाना ही नहीं है भैया, 5 वर्ष का ले लीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, पिछले 5 वर्ष का 2014 से लेकर आप अधिकतम 2020 तक का पेपर ले लीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से पाठ्यक्रम चेंज हुआ है वही चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली बात, आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, और आपको आज कोई उत्तर लेखन मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब आज आपका कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है, कल भी मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा आपको, हालांकि प्रश्न दूंगा, उसको आपको सोमवार को सबमिट करना रहेगा। कल मैं प्रश्न दूंगा और उसका डिस्कशन भी करूंगा, लेकिन इसको सोमवार तक डेट दे दूंगा, आपको टाइमिंग दे दूंगा कि आप सोमवार तक सबमिट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है आज और कल में आपको क्या करना है, आज और कल में आपको आपके राज्य विशेष का है, आपका राज्य कौन सा है, बिहार की तैयारी आप कर रहे हो, मतलब बिहार राज्य विशेष का जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो आपको रट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, रट जाना चाहिए। ये नहीं कि मैंने चिपका लिया है, रख लिया, रट जाना चाहिए, एक एक वर्ड। मैं सब्जेक्ट का नाम बताऊं, टॉपिक बताऊं कि किस पेपर में, आप तुरंत बताओ कि इस पेपर में इस क्रम पे है, इस लेवल पे आपको होना चाहिए। तो आज और कल में, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो आज और कल में क्या करना है, 2 दिन में पूरा पाठ्यक्रम, मुख्य परीक्षा का बहुत बड़ा नहीं है, 2 ही पेपर हैं। ठीक है, कुल आप टॉपिक गिनोगे तो 15 से 20 टॉपिक मिलेंगे, तो इनको रट जाना है, दोनों पेपर के टॉपिक आपको रट जाने हैं, जिससे जब भी यहाँ पे आपका उत्तर लेखन कराया जाए तो आप तुरंत समझ सको कि किस पेपर से जुड़ता है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग होंगे, यदि मैं पूछ लूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो घटनाक्रम हैं ये आपको किस पेपर में है, GS 1 में है कि 2 में है, तो आप में से ज़्यादातर लोग नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि आप तैयारी सिर्फ हवा में कर रहे हो। ठीक है, हवा में तैयारी कर रहे हो, पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं है। यदि कोई कमेंट बॉक्स में ये पूछ ले कि ये जो उत्तर लेखन हो रहा है हमारे काम का नहीं है, या हमारे काम का है या नहीं है, मेरे से पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से आप गंभीर नहीं हो। क्यों, क्योंकि पाठ्यक्रम का नॉलेज तो आपको भी होना चाहिए ना। यदि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, आप बोलो सर ये पाठ्यक्रम में नहीं है, तो अच्छा लगता है। अब आप मेरे से पूछो सर क्या ये पाठ्यक्रम में है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक, तो पाठ्यक्रम सबसे पहले आप रट जाइए, सिलेबस रट जाइए मुख्य परीक्षा का। दूसरा, फॉर्मेट सबके पास हो जाना चाहिए सोमवार से, यदि बिना फॉर्मेट में किसी की भी कॉपी आई तो चेक नहीं की जाएगी। और आपको बता दें, सोमवार से जो आपका उत्तर लेखन होने जा रहा है ये उन्हीं प्रश्नों का होगा जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक पर होगा जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और इस प्रकार से हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक तैयार करेंगे, GS फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक तैयार करेंगे, और उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक का हमें बार बार उत्तर लेखन करना है जब तक कि हमारी मुख्य परीक्षा नहीं हो जाती। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम सबके पास होना चाहिए, और क्या है, 2 दिन में रट जाना है, पूरा प्रयास करना है कि अगले 2 दिन में पूरा पाठ्यक्रम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैं सब्जेक्ट का नाम बताऊं, आप तुरंत बताओ पेपर का नाम। ठीक, फॉर्मेट और विगत वर्षों के प्रश्नों में अनसॉल्व का प्रयास करना है, सॉल्व पे मत जाइएगा। सॉल्व पे जाओगे आदत खराब होगी और बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, तो अनसॉल्व पे जाओ। ठीक है, सॉल्व देखना है बाद में देखना। अभी मैं क्या कहता हूँ आपको कि अभी आप नकल कर लो, रट्टा मार लो, कहीं से भी फैक्ट उठाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक आंसर फॉर्मेट आपको दिया है कि ये आप इसका उत्तर होना चाहिए और उसको कॉपी कर लो, तो वहाँ से चीज़ें बेहतर नहीं होगी। यदि जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरी छूट देता हूँ कि आप पहले चरण में है, आप कहीं से भी नकल कर सकते हो, कहीं से भी रट्टा मार सकते हो। ठीक है, बोलता हूं मैं, आप नोट से जाके वो फैक्ट ला सकते हो। तो जब आप स्वयं से करते हो मेहनत, आप किताबों में पेज पलटते हो कि भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, आप गूगल सर्च करते हो भूकंपीय तरंगें क्या होते हैं, तो उससे आपकी चीज़ें तैयार होती हैं। जो एक बार चीज़ें आप खोज के लिख लोगे ना, वो आपका लाइफ टाइम के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि आप किसी, आप कह सकते हो अनसॉल्व पेपर से, या सॉल्व पेपर से उठा के आपने देख लिया कि 2 पेज में आंसर लिखा हुआ है और पूरा पढ़ लिया आपने, वही लाके छाप दिया, तो इससे आपका भला नहीं होने वाला है। ठीक है, जब आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को ना दबाव देते हो ना, स्वयं से काम करते हो ना, स्वयं से चीज़ों को खोजते हो ना, वो लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहती हैं, कभी आप भूलोगे नहीं। इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आप स्वयं से नकल कर लो, रट्टा मार लो, गूगल सर्च कर लो, नोट्स पलट लो, किताबों को पलट लो, लेकिन खुद से फैक्ट इकट्ठा करो और उसके बाद लिखो, क्योंकि प्रारंभिक चरण का यही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। और आप में से ऐसे छात्र जो गंभीर हैं,
कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे कि ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, आपके प्रश्नों की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम में जब आप पाठ्यक्रम अपना देखते होंगे, निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि आप अपना पाठ्यक्रम देखे भी होंगे, और जब आपने पाठ्यक्रम देखा होगा तो वहां पे एक टॉपिक मिला होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम। अब ये जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम हैं, ये ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं रट के आप काम चला लोगे, या विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्रों को आप देखते हो सॉल्व वाले, वहाँ से काम चल जाएंगे, क्योंकि उस समय दूसरा मुद्दा रहा होगा, आज दूसरा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कहाँ से होंगे हमारे, इसके लिए आप कुछ मानक समाचार पत्रों को फॉलो करिए। विशेष रूप से मैं बोलूँगा कि क्योंकि अभी आपकी भाषा पर पकड़ आपकी बहुत कमज़ोर है, इसलिए मैं अभी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि हिंदी भाषी समाचार पत्र पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा बहुत ही, हिंदी के जो शब्द हैं आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, बहुत त्रुटियां आ रही हैं उसमें। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप हिंदी भाषी समाचार पत्र को पढ़ें, जिससे आपकी थोड़ी सी भाषा में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब हिंदी भाषी समाचार पत्र बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है कि क्योंकि अब आज के समय में PDF जल्दी फ्री नहीं मिल रहा है, हो सकता है कोई पेपर में मिल जाता हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दैनिक जागरण की वेबसाइट पे जाते हैं, दैनिक जागरण की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ 40 या 45 रुपये का शुल्क लगता है, 1 महीने का लगता है, वो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 40 या 45 रुपये का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, वो ले लीजिएगा, और जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे ना, तो कोई भी संस्करण दैनिक जागरण का पढ़ सकते हैं। और जब संस्करण की बात आती है तो वहाँ पे आपको जाके राष्ट्रीय संस्करण देखना है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना है, क्योंकि राष्ट्रीय संस्करण में आपको भ्रमित करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी आदत है, ठीक है, आदत क्या है कि पेपर तो आप जो काम की चीज़ें हैं उसको कम पढ़ते हो, जो अतिरिक्त चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान आपका जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ध्यान आकर्षित करने वाले जो समाचार पत्र हैं वो राष्ट्रीय संस्करण में कम देखने को मिलते हैं, इसीलिए आपको राष्ट्रीय संस्करण का सुझाव दे रहा हूं। यदि आपके यहाँ राष्ट्रीय संस्करण नहीं उपलब्ध है, मतलब आप नेट से खरीद नहीं सकते हैं, तो इसके लिए दूसरा विकल्प मैं बताता हूं। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है कि कोई भी जो समाचार पत्र आपके यहाँ आता हो, लीजिए, लेकिन उसमें सिर्फ राष्ट्रीय घटनाक्रम पहला पेज पढ़ लीजिए, दूसरा पेज पढ़ लीजिए। ठीक है, देश विदेश का एक पेज होता है प्रत्येक समाचार पत्र में, उसको पढ़ लीजिए। एडिटोरियल जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, एडिटोरियल पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान भी अच्छा पेपर है, आप लेना चाहें ले सकते हैं, एडिटोरियल बहुत अच्छे आ रहे हैं इस समय, तो एडिटोरियल आप जाके पढ़ सकते हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। अब फिल्मी जगत हो गया, बिहार राज्य विशेष का हो गया, वहाँ पे ये हत्या हो गई, वहाँ पे ये आयोजन, ये सब आपके काम की चीज़ें नहीं है, ये सब नहीं पढ़नी है। पहला पेज अच्छे से पढ़ना है, पहले पेज में क्या चीज़ें दी हुई हैं, कोई भी पेपर आप लेते हो, पहला पेज पूरे ध्यान से पढ़ना है। निश्चित रूप से पहले पेज में ही आपको सारे मुद्दे मिल जाएंगे। पहले पेज के बाद आप उसमें देख लीजिएगा कि देश विदेश का जो समाचार होता है या अंतर्राष्ट्रीय समाचार जो होता है वो किस पेज में लगता है, वो पेज आपको पढ़ लीजिए। मतलब हिंदी भाषी कोई राष्ट्रीय संस्करण के अलावा यदि कोई भी आप अन्य समाचार पत्र लेते हो तो 2 पेज आपको पढ़ना है, सिर्फ पेपर का 2 पेज। पहला पेज पूरा पढ़ लेना है खूब अच्छे से, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों के लिए देश विदेश का एक पेज होता है, उसको पढ़ लेना। सिर्फ 2 ही पेज पढ़ना है, 2 पेज के अतिरिक्त नहीं पढ़ना। ठीक है, और 2 पेज का पढ़ने की आदत डाल लीजिए। इसके साथ साथ मोबाइल सबके पास होगा, मोबाइल फ़ोन है ही सबके पास। मोबाइल फ़ोन में आप क्या कर सकते हो कि ऑल इंडिया रेडियो डाउनलोड कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऑल इंडिया रेडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो जब भी आपको समय मिले, कम से कम प्रतिदिन के समाचार, मतलब आप ये एक रूटीन बना लीजिए कि 24 घंटे में एक बार आपको ऑल इंडिया रेडियो ऐप पर ज़रूर जाना है। और जब आप ऑल इंडिया रेडियो ऐप पर जाते हैं तो वहाँ पे जो बुलेटिन होता है वो ज़रूर दे, या तो सुबह का देख लीजिए या तो शाम का बुलेटिन देख लीजिए। कोई एक अपनी दिनचर्या में इसको शामिल कर लीजिए कि 24 घंटे में निश्चित रूप से एक बार जाकर देखना है। तो सुबह वाला देखेंगे तो पिछले एक दिन का पूरा बता दिया जाएगा, शाम वाला देखेंगे तो उस दिन का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ से जाके देखें, और जब आप ये करने लगेंगे ना, आप देखोगे जो चीज़ें ऑल इंडिया रेडियो के बुलेटिन में आप सुनते हो, 15 मिनट 20 मिनट के बुलेटिन में जो आप सुनते हो, वही कोई भी समाचार पत्र होगा ना, फ्रंट पेज पे वही आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, फ्रंट पेज पे वही आपको देखने को मिलता है। ये आप करना शुरू कर दो। इसके बाद दूसरे चरण में कुछ अन्य चीज़ें मैं बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना रहेगा। आप में से जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा देने जा रहे हो, ठीक है, आपसे एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। क्या? कोई भी नेशनल न्यूज़ चैनल के नाम पर जो चल रहे हैं, जैसे कि चैनलों का आप जानते हो जिनमें फालतू की डिबेट चलती रहती है, किसी चैनल का नाम लेना उचित नहीं है, जिसमें फालतू की डिबेट चलती रहती है। कोई भी डिबेट नहीं सुनना है, कोई भी डिबेट नहीं देखना है। आपको डिबेट देखना है, आप यूट्यूब पे चले जाइएगा, संसद टीवी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संसद टीवी पे जो डिबेट आती हैं वो देखिएगा। और संसद टीवी के अतिरिक्त किसी भी चैनल का डिबेट नहीं देखना है। कोई भी राष्ट्रीय चैनल हो या आपके क्षेत्रीय चैनल हो, किसी भी चैनल का कोई भी डिबेट नहीं देखना है। जरूरी मुद्दे पर भी डिबेट हो रहा है तो भी नहीं देखना है, ठीक है। मान लो महिला सशक्तिकरण पे डिबेट हो रहा है आज तक पे, तो भी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? इसलिए नहीं देखना है क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, जो लोग बुलाए जाते हैं ना, वो फालतू के लोग होते हैं। 2 पार्टी के लोगों को लाके बैठा दिया जाता है, 1-2 संस्थाओं के लोगों को लाके बैठा दिया जाता है और सिर्फ शोर शराबा होता है, ठीक है। तो उन पे नहीं पढ़ना है। आपको डिबेट देखनी है, अच्छी डिबेट देखनी है, सार्थक डिबेट देखनी है, आपके लिए उपयोगी डिबेट देखनी है। संसद टीवी चले जाइएगा, वहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है मुद्दा आपका, वो देखिए, वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए, फालतू की चीज़ों के लिए न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए। यदि आप खबरों के लिए भी न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं तो संसद टीवी पर आप जाइए, यूट्यूब पर, और सुबह या शाम में कोई भी एक बुलेटिन आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो आप कह सकते हो इस समय जो चैनल चल रहे हैं जहाँ पे रोज़ शोर शराबा होता है, रोज़ हंगामा होता है, आप कह सकते हो कॉमेडी जो होती है ना, इसको नहीं देखना है। इनसे जितना आप बचोगे उतना आपका समय बचेगा और आप अपने लक्ष्य को और नज़दीक कर पाओगे और पास कर पाओगे। तो ये कुछ राय हैं जिस पर आपको आगे बढ़ना है, जिस पर आपको मानना है, ठीक है। मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन स्पष्ट है, ठीक है। अब आपको दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ विगत वर्षों के प्रश्न। सबसे पहले पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं, आपका पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में जब हम बात करते हैं बिहार राज्य के, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि हम मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा के जब हम पाठ्यक्रम में जाते हैं तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से यहाँ दी हुई हैं। अभी सामान्य हिंदी की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से जीएस के पाठ्यक्रम की। तो हमारी जो चर्चा है वो जीएस पे ही आज की है, ठीक है। आप जीएस में देख रहे होगे तो 2 प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न पत्र नंबर 1 ये आपका हो गया प्रश्न पत्र नंबर 1, और ये आपका हो गया प्रश्न पत्र नंबर 2। प्रश्न पत्र नंबर 1 में देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। मतलब जो मुख्य परीक्षा है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या बोला जा रहा है, भारत का आधुनिक इतिहास, मतलब आधुनिक इतिहास है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, और तीसरा सांख्यिकी विश्लेषण, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 प्रमुख टॉपिक दिख रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास और संस्कृति, दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम, ठीक है। तो पहले पेपर में यदि हम देखें तो टॉपिक कम हैं और इसी के कारण यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो घटनाक्रम हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप पेपर 2 में जाओगे तो यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे विश्व के भूगोल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भारत के भूगोल की बात हो रही है। अगला क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। अब क्या दिया है यहाँ पे, उसी का डिस्कशन दिया। यहाँ तो क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया। अब सब पॉइंट में उसी के बारे में बताया गया है। जैसे पहले प्रश्न पत्र में लिखा है आधुनिक इतिहास, यहाँ पे बताया गया है आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ
महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। मतलब आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे 3 प्रमुख विचार दिए हुए हैं, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू जी। मतलब इन तीनों को तो जरूर तैयार करना है। ठीक है, आगे क्या है, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी होंगे। कुछ विद्रोहों के बारे में भी बताया गया है। संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे कुछ आंदोलनों का भी जिक्र किया गया है। अब जब आप उत्तर लेखन करते हो या पढ़ते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो उत्तर लेखन है, जो आप पढ़ते हो, उसमें ये चीज़ें तो ज़रूर समाहित हों। देखो अभी इसमें कुछ हिडन पॉइंट भी हैं, लेकिन जो सिलेबस में लिखा गया है वो ज़रूर समाहित हों। आगे क्या बोला जा रहा है, परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकारी की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी, आरेखन या चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। दूसरा क्या कह रहा है, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनैतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पत्र होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक। तो भारत में क्या पढ़ना है, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। ठीक है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में बताते हो, जिससे उम्मीदवारों का परीक्षण किया जा सके। अब यहाँ पे देखोगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इसको रट जाइएगा। सबसे पहली बात, सबको टॉपिक, ये दोनों 3 टॉपिक दिए हैं, ये पता होना चाहिए। अब इन 3 टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं इसका भी जिक्र आपको होना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सभी को रट जाना है। 2 दिन का, आज का समय, कल का समय दे रहा हूँ, 2 दिन में ये पूरा पाठ्यक्रम आपका रटा होना चाहिए। आपके पास उत्तर लेखन का एक मानक पेज होना चाहिए। आपके पास विगत वर्षों के प्रश्नों की पूछी गई एक पूरी बुकलेट होनी चाहिए, वो भी अंशाल्ब रूप में मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। यदि आप अंशाल्ब नहीं लेते हो तो निश्चित रूप से आप नुकसान उठाओगे, क्योंकि आदत खराब है हमारी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि तब हम सर्च करना, जो जैसे अभी मैं कोई प्रश्न दे दिया विगत वर्ष का, तो आप सर्च नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, आप जाके वहीं से छाप दोगे। तो ये क्या हुआ, कॉपी पेस्ट हो गया। और जब इस तरह से कॉपी पेस्ट आप करते हो, अपना जो दिमाग है उसका थोड़ा भी प्रयोग नहीं करते हो, तो जब मुख्य परीक्षा में आप बैठते हो ना, क्योंकि वही पुस्तक सब पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो 1000 लोग वही पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो शब्द कहीं ना कहीं सेम होते हैं। ठीक है, और जब शब्द सेम होंगे, एग्जामिनर को क्या करना है, एक तरफ से जनरल मार्किंग कर दिया, वहीं पे जिसका एक प्रश्न छूट गया या एक प्रश्न किसी ने ज़्यादा कर दिया, किसी ने कुछ अतिरिक्त दिखा दिया, वहीं पे उसको बढ़त मिल जाती है और आप बाहर हो जाते हो। तो इस गलती से आपको सबक लेना है, इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। एक वर्ष का प्रश्न देख लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रश्न, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्रश्न देखा ही नहीं होगा। ईमानदारी से बताइएगा कि कैसे छात्र, ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने आज तक प्रश्न ही नहीं देखा है मुख्य परीक्षा का। देखो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट ना दिख रहा हो इसलिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब देखो पहला प्रश्न है, बोला गया 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। अब कौन नहीं जानता है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे बिहार में, क्या सबको पता है, हर बच्चे को पता है। जो एनसीईआरटी पढ़ने शुरू में आता होगा, जिसका पीटी नहीं निकलता होगा ना, वो भी कर सकता है। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा आपको चतुराई दिखानी होती है, इसमें भी थोड़ा सा आप मैप के माध्यम से दिखा दो। जैसे 1857 के विद्रोह के कारण आप बता रहे हो, फिर बात हो रहा है कि बिहार में उसका प्रभाव क्या था,
तो जब बिहार में प्रभावों की बात आती है वहीं पे बिहार का चित्र बनाइए और बिहार के जो जो क्षेत्र प्रभावित रहे हैं उनको दर्शा दीजिए, उनके बारे में बता दीजिए। थोड़ा सा चित्र का भी इसमें प्रयोग कर लीजिए, मैप का प्रयोग कर लीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एग्जामिनर को लगेगा नहीं बच्चे ने कुछ अतिरिक्त किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि इसमें भी मैप बनाया जा सकता है। इसी तरह से अगला है 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए। अब किस प्रकार से शिक्षा का प्रसार किया गया इस समय वो आप वर्णन कर दीजिए। स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इसमें अब चित्र नहीं बनाया जा सकता, इसमें तो टिप्पणी आपको लिखनी है। अगला है राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको जैसे वहाँ पे दिया था तीन विचार दिए थे, गांधी जी के दिया था, नेहरू जी का दिया हुआ था, ठीक है, और एक और दिया हुआ था। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे राम मनोहर लोहिया के भी विचार पूछे जा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के भी पूछे जा रहे हैं। मतलब इन सब के बारे में निश्चित रूप से पढ़ना ही है और डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, अगला आ गया पाक कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके समन्वय पर प्रकाश डालिए। तो प्रश्न यदि आप देखोगे तो सीधे सीधे आ रहे हैं, यूपीएससी की तरह प्रश्न नहीं है कि आपको समझना एक बार तो आपको समझने में ही समय लग जाए कि भाई करना क्या है, पूछ क्या रहा है। यहाँ तो स्पष्ट है कि क्या पूछ रहा है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार। तो सिलेक्टेड टॉपिक में है, बिहार में दलित आंदोलन हो गया। अब इसके बाद खंड 2 आ गया, इसमें क्या बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके पर चर्चा कीजिए। देखो अब ये जो प्रश्न है ना, ये बढ़िया प्रश्न है और निश्चित रूप से ये जो एक खंड आपकी परीक्षा में जुड़ा हुआ है ना कहीं जो रटने वाले लोग होते हैं उनको ये बाहर का रास्ता दिखा देता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सिलेबस डिस्क्राइब नहीं है, बताया नहीं गया कि कहाँ से पूछे जाएंगे। उसने बोल दिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मात। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप रेगुलर समाचार पत्रों से जुड़े हो, समसामयिकी आप रेगुलर कर रहे हो, करंट अफेयर्स आप रेगुलर पढ़ रहे हो, तो आपको देश दुनिया के बारे में जानकारी रहेगी, देश दुनिया के बारे में नॉलेज रहेगा। और यदि आपको नॉलेज रहेगा तो यहाँ पे आप बेहतर कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे कि सबके शब्द भी अलग होंगे, सबके शब्द भी अलग होंगे, किसी दो छात्र के शब्द लैंग्वेज कॉपी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस पे सबकी अपनी अलग अलग राय है, कहीं किसी किताब में इसके बारे में दिया नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से जो एग्जामिनर देखते होंगे, जो छात्र अच्छे नंबर प्राप्त करते होंगे, कहीं ना कहीं उनका ये सेक्शन अच्छा रहता होगा, तभी उनको अच्छा नंबर मिलता होगा, क्योंकि यहाँ से उनकी खुद की क्या क्षमता है वो पता चल जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 के विभेद क्या हैं। कारण बताइए कि नॉर्डिक देशों को विश्व में प्रथम स्तरीय देश क्यों माना जाता है। अब बहुत सारे लोग आप में से ये कहते हैं कि भैया विश्व भूगोल तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पाठ्यक्रम में विश्व भूगोल है ही नहीं, हमें क्यों विश्व भूगोल दिया गया। बहुत सारे लोग ग्रुप से, आज़ाद संस्थान से जो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बैच परचेज किया है। ठीक है, हज़ारों की संख्या में छात्र हैं। अब उनमें से लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग, आप कह सकते हो दो राय है। कुछ लोग बोलते हैं कि विश्व का भूगोल हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है तो क्यों हमें दिया गया। आप ये समझिए कि यदि विश्व का भूगोल आप नहीं पढ़ोगे, आपको कैसे पता चलेगा नॉर्डिक देश कौन है। विश्व भूगोल नहीं पता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्डिक देश हैं कौन, नॉर्डिक देशों की श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं, कैसे पता चलेगा? आपको नहीं पता चलेगा। और आप ये जो प्रश्न है 38 नंबर का, यहाँ पे आप मात खा जाओगे। और एक भी प्रश्न आपका यदि छूट गया तो आप बाहर हो गए उसी दिन से, फिर कितनी भी मेहनत कर लो कुछ नहीं हो सकता। बीपीएससी में जिस प्रकार से आप कह सकते हो प्रश्नों की रूपरेखा बनाई गई है, 38 नंबर 36 नंबर के प्रश्न हो रहे हैं, और एक प्रश्न भी यदि आपका छूट गया, एक प्रश्न आप नहीं कर पाए, तो उसी दिन से आप मान चलिए सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 38 नंबर का जो अंतराल है ये बहुत बड़ा अंतराल होता है। ठीक है, तो समझना है विश्व भूगोल यदि आपके बैच में दिया गया है तो इसीलिए दिया गया है कि आपका कुछ भी छूटने ना पाए। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि विश्व भूगोल है नहीं, फालतू में दे दिया गया 50 वीडियो, तो थोड़ा सा दिमाग अपना मत चलाइए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सोच समझ कर दिए हुए हैं। यहाँ पे जो टीम पूरी बैक हैंड में रहती है वो सोच समझ के दी हुई है। जितना आपको पाठ्यक्रम का नॉलेज नहीं होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे जो टीम बैक हैंड में है उसको नॉलेज है, तो इस आधार पर दिया गया है। ठीक है, चले अब विश्व खुशहाली रिपोर्ट। अब विश्व खुशहाली रिपोर्ट
नहीं देखते होगे करंट अफेयर्स तो नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि करंट अफेयर्स भी ज़रूरी है आपके लिए और विश्व भूगोल भी ज़रूरी है। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग, बुश फायर और ब्राज़ील के अमेजन दाह जैसी तात्कालिक आपदाओं की उनके कारणों और स्थानिक पारिस्थितिक तथा वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रकाश सहित जांच कीजिए। अमेजन के जंगलों में लगातार आग लगती रहती है, प्रत्येक वर्ष ये समस्या देखने को मिलती है और इससे बहुत बड़ी क्षति होती है। अब इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, अब उन्हीं पे पूछ लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, ब्राज़ील की बात हो रही है। ठीक है, तो अब जब आप नहीं पढ़ोगे विश्व का भूगोल, समाचार पत्र आप नहीं देखोगे तो कैसे इसका उत्तर कर पाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी है विश्व का भूगोल भी आपके लिए, करंट अफेयर्स भी आपके लिए, समाचार पत्र भी। तो आज के बाद से किसी का एक कमेंट नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे जो है विश्व भूगोल क्यों दिया गया पेड बैच में। तो विश्व भूगोल इसीलिए दिया गया है कि आप देश के साथ साथ दुनिया से भी परिचित रह सकें, उसके बारे में भी जानकारी आपको रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। तो जब तक आप नहीं जुड़े रहोगे समसामयिकी में, आप फेल हो जाओगे, बीपीएससी में नहीं सफल हो सकते। क्योंकि बीपीएससी में जो ये सेक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। जिसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अच्छा नहीं है, नहीं तैयार है, हल्के में ले रहे हैं, ऐसे सभी छात्र बीपीएससी की मुख्य परीक्षा से बाहर होते होंगे। जिन्होंने भी मुख्य परीक्षा क्वालिफाई किया है, आपके परिचय में कोई भी हो, आप पूछ लीजिएगा उनसे, उनका विश्व भूगोल भी अच्छे से तैयार होगा, उनका समसामयिकी भी अच्छे से तैयार होगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न छूटने का मतलब है कि फिर बाहर का रास्ता है आपके लिए। तो आज से थोड़ा सतर्क हो जाइए। आज से जो रीजनिंग मैथ नहीं पढ़ते थे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स विशेष रूप से इस तरह का जो प्रश्न होता है डायग्राम वाला, बार डायग्राम वाला, उसको थोड़ा सा पढ़ने की आदत डाल लीजिए। ये मैं अभ्यास कराऊंगा, ये सारे के सारे बहुत आसान होते हैं, इनमें नहीं फंसना है आपको, बहुत ज़्यादा समय इनमें नहीं देना है, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर ज़्यादा ध्यान देना है। और अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। अभी एक हफ्ते हो गया ना, एक हफ्ते आपने कुछ भी उत्तर लेखन किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा गंभीर हो जाइए और सोमवार से एक नए सिरे से, एक नए आप कह सकते हो नए अध्याय से आप जुड़ेंगे और चीज़ों को हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो यदि कहीं पर भी किसी को भी मुख्य परीक्षा को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप सोमवार के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए पाठ्यक्रम पूरा रट जाना है आपको। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।